बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेरियोकोरोनाइटिस के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, और ये हमारा माइनर ओरल सर्जरी का टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, कुछ एमसीक्यूज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक मिलती रहे। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। पेरियोकोरोनाइटिस होता क्या है, याद रखिएगा। पेरियोकोरोनाइटिस जो है ये बेसिकली एक गम इन्फेक्शन है या गम की इन्फ्लेमेशन है। गम टिश्यू जो हमारे पास होते हैं, जो क्राउन पोर्शन के इर्द गिर्द होते हैं, किसके इर्द गिर्द, जो हमारे पास इनकम्प्लीटली एरप्टेड टूथ होता है, ये बेसिकली हमारे पास मैंडिबुलर थर्ड मोलर पे पेरियोकोरोनाइटिस के केसेस देखे गए हैं। ठीक है, तो आपका जो मैंडिबुलर थर्ड मोलर होगा, अगर वो इनकम्प्लीटली या पार्शियली एरप्टेड है और उसके ऊपर जो है हाफ हमारे पास जो है ना पोर्शन उसका जो क्राउन का है वो गम टिश्यूज के साथ जो है वो जिस तरह ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये हाफ पोर्शन ऑफ गम टिश्यू जो है ये क्राउन की जो पोर्शन है उसके ऊपर आया हुआ है, और इसके अंदर जो है क्या ये सारा फूड डेब्रिस या कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये स्वेल करेगा, और स्वेलिंग करने के बाद पेन स्टार्ट हो जाएगा, और फिर इसमें जो है माउथ ओपनिंग भी बड़ा मसला करती है, पेशेंट बहुत तकलीफ में चला जाता है। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, पेरियोकोरोनाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो पेरियोकोरोनाइटिस जो है ये बेसिकली है, इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम टिश्यूज सराउंडिंग द क्राउन पोर्शन ऑफ एन इनकम्प्लीटली एरप्टेड टूथ, यूजुअली अफेक्ट द पार्शली एरप्टेड लोअर थर्ड मोलर, जिसको विजडम टूथ भी कहा जाता है, अक्लदाड़ भी कहा जाता है। ठीक है, वेयर गम टिश्यू ओवरलैप्स, जिसमें हमारे पास जो गम टिश्यूज होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं द चेविंग सरफेस ऑफ द टूथ, जो दांत की चेविंग सरफेस होती है उसके ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। ये देखिए अक्लूजल सरफेस जो है इसकी हमारे पास चेविंग सरफेस होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, जब ये फ्लैप आ जाएगा तो ये हमारे पास मसला बनाएगा। उसके बाद हमारे पास है पेरियोकोरोनाइटिस, दो तरह की होती है, याद रखिएगा। पेरियोकोरोनाइटिस एक हमारे पास होती है क्रोनिक, और दूसरी होती है हमारे पास एक्यूट। क्रोनिक की अगर हम बात करें तो क्रोनिक पेरियोकोरोनाइटिस जो है ये मिल्ड परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन है एरिया की, जो हमारे पास मिल्ड परसिस्टेंट होगा। ठीक है, परसिस्टेंट किसको बोलते हैं, परसिस्टेंट जो होता है ये मुसलसल होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एरिया। और ये वजह किसकी, क्रोनिक कब होता है, जब हमारे पास एक्यूट पेरियोकोरोनाइटिस को या उसकी सिम्टम्स को जब डील ना किया जाए, उनको सेट ना किया जाए, उसकी ट्रीटमेंट ना की जाए, तो ये क्रोनिक की तरफ चला जाता है। एक्यूट पेरियोकोरोनाइटिस इज व्हेन द सिम्टम्स इंटेंसिफाई टू फीवर, स्वेलिंग एंड पेन विच इंडिकेट अ स्प्रेडिंग इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो पेरिकोनाइटिस होती है इसमें फीवर, स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो जाता है, और ये इंडिकेट करता है कि आपका इन्फेक्शन जो है वो फैल रहा है। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर क्या है हमारे पास, द पार्शियली erupted और impacted mandibular थर्ड मोलर इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेरियोकोरोनाइटिस। आपसे अमूमन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि जो पेरियोकोरोनाइटिस के केसेस होते हैं ये किस एरिया में कॉमन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा लोअर थर्ड मोलर में, विजडम टूथ में पाए जाते हैं। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द क्राउन ऑफ द टूथ एंड द ओवरलाइंग जंजाइवल फ्लैप इज एन आइडियल एरिया फॉर द अकामुलेशन। अकामुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का इकट्ठा हो जाना। तो इसमें क्या होगा, फूड डेब्रिस, फूड के पार्टिकल्स जो होंगे, और बैक्टीरियल ग्रोथ जो है, ज़ाहिर सी बात है जब फूड के डेब्रिस यहाँ पर मौजूद होंगे तो उनमें जो है बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, और जब बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो वेट स्मेल भी आएगी, और फिर उसके बाद पेशेंट में इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट हो सकती है। फिर उसके बाद इसमें हमारे पास किस तरह से ये हमें नज़र आएगा, ये हमें मार्कली रेड या स्वोलन सेपरेटिंग लेयर नज़र आएगा, इसमें टेंडरनेस होगी। ठीक है, रेडिएटिंग पेन टू द एयर, थ्रॉट एंड फ्लोर ऑफ द माउथ, इसमें जो है हमारा पेन जो होगा वो रेडिएटिंग टू द एयर होगा, टू द थ्रॉट होगा, एंड टू द फ्लोर ऑफ द माउथ होगा। ठीक है, फाउल टेस्ट, इसमें जो है ना अजीब किस्म का टेस्ट और बैड स्मेल वगैरह आएगी। इनएबिलिटी टू क्लोज जा, अगर ये जो है क्रोनिक हो जाती है तो इसमें आपका जो जा है उसकी जो हमारे पास क्लोजनेस है वो भी, उसमें भी इनएबिलिटी आ जाती है। ठीक है, इसी तरह ये एक हमारे पास पिक्चर है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह का, तो इसमें मुझे आप बताएंगे, ये आपके लिए एक टास्क है कि ये हमारे पास ये जो आपको स्क्रीन शो हो रही है ये हमारे पास एक्यूट फॉर्म है या क्रोनिक फॉर्म है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। द इन्वॉल्वमेंट मे बिकम लोकलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ पेरियोकोरोनल एब्सेस,
इसमें क्या होता है कि ये लोकलाइज्ड फॉर्म भी हो सकती है और ये पेरियो कोरोनल एब्सिस की शक्ल में भी हमारे पास हो सकती है अगर ये लोकलाइज्ड फॉर्म में होगी। इट मे स्प्रेड पोस्टीरियरली, ये पोस्टीरियरली भी स्प्रेड हो सकती है इनटू द ओरोफेरेंजियल एरिया। ये जो है ओरोफेरेंजियल एरिया और मीडियली टू द बेस ऑफ द टंग, जो हमारे पास टंग की जो बेस है उसके मीडियल तक भी ये जो हमारे पास इन्फेक्शन है इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है ये स्प्रेड हो सकती है, मतलब इसकी स्वेलिंग वगैरह जो होगी, ठीक है, मेकिंग स्वेलिंग डिफिकल्ट, और इसकी वजह से जो है सूजन हो जाती है और सूजन की वजह से फिर आप निकल भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें जो इसका पेन होता है या जो उसकी स्वेलिंग होती है वो ओरोफेरेंजियल एरिया की तरफ भी जा सकती है, मीडियल टू द बेस ऑफ द टंग की तरफ भी जा सकती है, जिसकी वजह से आपको निकलने में मसला होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सब मैक्सिलरी, इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास सब मैक्सिलरी, सर्विकल और डीप सर्विकल जो हमारे पास एंड रिट्रो फेरेंजियल लेम्फ नोड्स हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पेरियोटॉन्सिलर एब्सेस फॉर्मेशन। इसमें जो पेरियोटॉन्सिलर एब्सेस फॉर्मेशन होगी, सेलुलाइटिस, लडविग्स एंजाइना आर इनफ्रीक्वेंट बट पोटेंशियल सीक्वल ऑफ एक्यूट पेरियोकोरोनाइटिस। फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट दो तरह का होता है, याद रखिएगा। इसका जो ट्रीटमेंट होता है एक तो सर्जिकल होता है और दूसरा नॉन सर्जिकल। सबसे पहले तो हम नॉन सर्जिकल की तरफ जाते हैं, फिर करते हैं ट्रीटमेंट सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं। तो नॉन सर्जिकल में हम सबसे पहले पेन की मैनेजमेंट करते हैं, रिजॉल्विंग करते हैं इन्फेक्शन को। तो याद रखिएगा सबसे पहले हमने क्या काम करना होता है, जब हमारे पास पेशेंट आता है शुरू शुरू में जब उसको इन्फेक्शन हो तो हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट पे उसकी इरिगेशन करनी हो। तो नॉन सर्जिकल स्टेज में हमने क्या करना होता है, उसकी इरिगेशन करनी होती है, मतलब जो उसमें फूड पार्टिकल्स या बैक्टीरिया वगैरह है उसको फ्लश आउट करेंगे, फिर उसके बाद उसको कुछ मेडिकेशंस देंगे, मेडिकेशन देने के बाद उसको भेज देंगे, ठीक है। एक दो दिन के बाद उसको वापस बुलाएंगे, अगर ट्रीटमेंट अगर हमारा सक्सेसफुल होता है तो ठीक, वरना फिर उसके बाद सर्जरी की तरफ आएंगे, वो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ पेन एंड रिजॉल्विंग द इन्फेक्शन, सबसाइड एक्यूट सिम्टम्स। इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास नॉन सर्जिकल में है इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्यूट सिम्टम्स होंगी उनको हम ख़त्म करेंगे। फर्दर एरप्शन इनटू अ गुड फंक्शनल पोजीशन, तो उसमें जो दांत होगा अगर उसकी पोजीशन ठीक है, वो एनाटॉमिकली या एनाटॉमिकली वो बेस्ट है, तो फिर हम उसकी फर्दर एरप्शन करवाएंगे, जो मतलब अभी निकल रहा होगा क्योंकि ये पार्शियल इम्पैक्टेड है तो ये फुल इम्पैक्टेड होने तक इसमें हम उसको अलाउ करेंगे। नॉन सर्जिकल में फिर उसके बाद क्या आता है कि टू मैनेज द पेन ओवर द काउंटर मेडिकेशन सच एज acetaminophen or ibuprofen are used. Gently flush the area with warm water to remove debris and exudates. इसमें क्या होता है कि पहले तो हम उसको जब हमारे पास क्लिनिक में आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एरिया इन्फेक्टेड है उसमें से हम वार्म वाटर का इस्तेमाल करके उसकी इरीगेशन करेंगे, उसमें से डेब्रेसेस वगैरह को और जो फ्लूइड होगा उसको बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद एंटीसेप्टिक्स के साथ उसको स्वैप करेंगे आफ्टर एलिवेटिंग द फ्लैप जेंटली फ्रॉम द टूथ विद अ स्केलर। इसमें क्या होगा कि हम स्केलर के साथ फिर वो जो हमारे पास फ्लैप होता है उसको तो हमने जेंटली रिमूव करना होता है ना, ठीक है। द अंडरलाइंग डेब्रिस इज रिमूव्ड एंड द एरिया इज फ्लश्ड विद वार्म वाटर। एंटीबायोटिक्स कैन बी प्रिस्क्राइब्ड इन सेवर केसेस, अमोक्सिलिन और इरिथ्रोमाइसिन। अच्छा, यहाँ पे ये जो बात की गई है ना कि स्वैब विद एंटीसेप्टिक आफ्टर एलिवेटिंग, एलिवेटिंग का मतलब होता है उठाना, ठीक है। द फ्लैप जेंटली फ्रॉम द टूथ विद अ स्केलर, स्केलर की मदद से हम क्या करेंगे कि जो हमारा फ्लैप होगा ना, फ्लैप क्योंकि वो तो मूवेबल होता है, उसको हल्का सा ऊपर उठाकर उसमें से फ्लैप की मदद से फ्लैप को अंदर से हल्का हल्का इस तरह से जो है घुमा के उसमें से जो फूड पार्टिकल्स होंगे उसको भी हम रिमूव कर देंगे, और जो हमारे पास डेब्रिस जो उसके अलावा जो फ्लूइड वगैरह उसको भी हम रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद हम उसको जो है एंटीसेप्टिक वगैरह देकर और फिर कुछ मेडिकेशन देकर फिर आगे की तरफ अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सर्जिकल में जो है ये दो टर्म्स हैं हमारे पास। तो सर्जिकल में हम क्या करते हैं, अपर कोलेक्टोमी करते हैं एंड रिमूवल ऑफ टूथ करते हैं। अब दांत को कब बरकरार रख सकते हैं और कब हम दांत की एक्सट्रैक्शन करेंगे। इफ द टूथ इज रिटेन्ड, अगर टूथ को दांत को बरकरार रखना है, उसको अपनी जगह से नहीं निकालना है, द पेरियोकोरोनल फ्लैप इज रिमूव्ड यूजिंग पेरिडोंटल नाइव्स और इलेक्ट्रोसर्जरी। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पेरियोकोरोनल फ्लैप होता है, ये जो हमारे पास दांत होता है उसके ऊपर जो आया हुआ ये फ्लैप होता है, फिर हम उसको सर्जरी की मदद से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि दांत को जो है अपनी जगह मिल सके। तो इसी तरह द टिश्यू डिस्टल टू द टूथ इज रिमूव्ड, जो हमारे पास दांत के डिस्टल की तरफ जो टिश्यूज होंगे उनको रिमूव किया जाएगा। ये जो हमारे पास दांत है यूं समझ लें, और इसके ऊपर ये जो फ्लैप आया हुआ है, तो हम इसका अक्लूजल फ्लैप और इसका डिस्टल फ्लैप इसको हम निकालेंगे और दांत को जो है हम फिर अपनी फ्री कर देंगे, ठीक है, ताकि वो फ्लैप वहां से रिमूव हो जाए। आगे पिक्चर में हम देखते हैं।
द टिश्यू डिस्टल टू द टूथ, यानी कि जो डिस्टल की तरफ उसका टिश्यू का जो पोर्शन होगा उसको भी हम रिमूव करेंगे, टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ अ डीप डिस्टल पॉकेट, ताकि डिस्टली जो है डीप पॉकेट ना बन सकें, विच इनवाइट रिकरेंस ऑफ एक्यूट पेरिकोरनाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एक्यूट पेरिकोरनाइटिस है फिर उसकी रिकरेंस यानी कि वो दोबारा होने के उसके चांसेस हो जाते हैं। तो एक्यूट पहले पहले याद रखिएगा, जब भी साइंस एंड सिम्टम्स आपको आते हैं तो वो एक्यूट के होते हैं, ठीक है। जब भी आते हैं तो वो एक्यूट के हमारे पास होते हैं। एक्यूट के बाद जब एक्यूट को ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फिर वो क्रोनिक की तरफ चला जाता है। पेरिडोंटल पैक इज अप्लाइड, तो इसमें पेरिडोंटल पैक वगैरह का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये हमारे पास पिक्चर ए है कि ये देखें, ये जो हमारे पास ये वाला ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या एक फ्लैप है, ठीक है। ये इसके क्लूजल सरफेस पे और इसके डिस्टल की तरफ, ठीक है। जो पोर्शन हमारे पास मिड लाइन से दूर होता है वो क्या होता है, डिस्टल होता है, और जो मिड लाइन के करीब होता है वो मिजियल होता है। तो ये जो अक्लूयल और डिस्टली इसने इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी में ये फिर हम इसको थोड़ा सा ना अक्लूयल व्यू देख लेते हैं, ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, स्केलर की मदद से इसके अंदर इसकी टिप रखनी है और इसको आहिस्ता आहिस्ता जेंटली क्या करना है, इसमें से जो फूड डेब्रिस और पार्टिकल्स होंगे, उस फ्लूइड वगैरह होगा, उसको निकाल के इसको इरिगेट कर लेंगे। इरिगेट करने के बाद अब हमने क्या करना है, जब इसको साफ वगैरह कर लेंगे तो सर्जरी में क्या करेंगे कि हम हमारे पास ये जो फ्लैप होगा, ये वाला ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ से ये यहाँ तक के जो पोर्शन होगा हमारे पास, हम जिसने दांत को कवर किया हुआ है उसको हम फिर यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये फ्लैप वगैरह यहाँ से हटा देंगे। जब हम फ्लैप निकाल लेंगे, ये जो आपके पास डॉटेड लाइन है, ठीक है, तो ये इससे ऊपर तक अपने इस चीज़ को काट देना है, ठीक है, मतलब फ्लैप सर्जरी करनी है। और उसके बाद जो है ये आपके पास जो दांत की बाकी जो फिर शेप बच जाएगी वो आपके पास इस तरह की होगी। आपका दांत जो है फिर ये डिस्टली भी रिटेंड हो जाएगा और अक्लूजली भी इसके ऊपर से वो फ्लैप वगैरह जो हट जाएगा, और इसमें जो रिकरेंस ऑफ एक्यूट पेरिकोरनाइटिस भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये जो अपर कोलेक्टोमी क्या होती है, बेसिकली ये जो है ना, अपर कोलेक्टोमी रेडियो सर्जिकल टेक्निक है। ए बी शो द upper column covering the wisdom tooth, and C, D and E showing the upper column removed with the radio surgical load। A और B, ये आपके पास है A और ये आपके पास है B। इसमें ये देख लें, अपर कोलम ने दांत को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। अब इसने कवर किया हुआ है ना, तो अब ऑप्शन सी, डी एंड ई, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, फ्लैप के अंदर हमने जो है उस ऑप्शन सी और डी और ई में क्या होगा कि हम जो है इसमें क्या करेंगे, रेडियो सर्जिकल लूप का इस्तेमाल करके, ये हमारे पास रेडियो सर्जिकल लूप है, ठीक है, ये वाली जो है ये रेडियो सर्जिकल लूप का इस्तेमाल करके फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। और बाद में जो हमारे पास ई होगी वो हमारे पास ये जो फाइनल शेप बनेगी इस तरह की बनेगी। जो ऊपर का फ्लैप होगा वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा और डिस्टली जो उसका फ्लैप होगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद रिमूवल या एक्सट्रैक्शन कब की जाती है, पीछे हमने पढ़ा था कि जब एक्यूट पेरिकोरनाइटिस की हो जाती है, उसमें स्वेलिंग और उसके बाद जो है पेन वगैरह और फीवर वगैरह जो भी उसमें सिम्टम्स हमने पढ़ी वो सारी की सारी एक्यूट की थी। तो उसमें क्या होगा कि इसमें अब इसको रिमूव किस तरह से किया जाएगा, मतलब कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम दांत को जो है बचा नहीं सकते बल्कि हमें उसको निकालना ही पड़ेगा। तो स्टेज ऑफ इरप्शन आप देखेंगे, दांत की जो स्टेज ऑफ इरप्शन है, उसके अलावा इम्पैक्टेड थर्ड मोलर है, यानी कि जो इम्पैक्टेड है, जो अपनी पोजीशन से हटकर है, उसको ओरल कैविटी में सीधा आना चाहिए था, बट वो जो है या डिस्टली जा रहा है या मीजली जा रहा है या साथ वाले दांत को ख़राब करेगा, तो फिर इन केसेस में हम फिर उसको रिमूव कर देंगे। पोजीशन ऑफ द टूथ में भी यही आती है, ठीक है, पोजीशन ऑफ टूथ में ये चीज़ आएगी। और इम्पैक्टेड थर्ड मोलर मतलब जो हमने पीछे बात की, जो थर्ड मोलर जो मसला ज़्यादा कर रहा है, फिर उस केस में हम उसको निकाल देते हैं। बेसिकली थर्ड मोलर का सिर्फ एक ही काम होता है कि थर्ड मोलर जो है जब हम कोई रेस्टोरेशन लगा रहे होते हैं तो उस वक्त जो है कुछ केसेस में एज अबटमेंट के तौर पर काम हो सकता है, बाकी इसका ओरल कैविटी में कोई काम नहीं है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट मेथड सिंस विजडम टूथ ऑफन टाइम्स आर पुअरली पोजिशन। जब हमारे पास दांत पुअरली पोजीशनड होते हैं तो फिर ये जो एक्सट्रैक्शन है या जो रिमूवल है इसकी, ये बहुत ही कॉमन इसका जो मेथड है, ट्रीटमेंट मेथड है। एंड डो नॉट इरेप्ट कम्प्लीटली, जब दांत मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली इरेप्ट नहीं होते। दिस मेथड एलिमिनेट एनी फ्यूचर अकरेंस ऑफ पेरिकोरोनाइटिस। तो ये जो हमारे पास मेथड है रिमूव कर देने का, इसमें क्या होगा कि फ्यूचर अकरेंस पेरिकोरोनाइटिस की ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और ये बिल्कुल शॉर्ट ओवरव्यू हमारे पास था, बेसिक्स कुछ चीज़ें थी। और अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बाद में हमसे पूछ सकते हैं।